अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। वेलकम टू द सेकंड ईयर क्लास ऑफ बायोलॉजी। ये स्टूडेंट्स जो है आज हम जो है वो सेकंड ईयर बायोलॉजी का लेक्चर 1 एपिसोड 1, ये एपिसोड असल में लेक्चर 1 एपिसोड किसकी है? ये एपिसोड 1 है होम्योस्टेसिस की। ये एपिसोड, इसमें आज होम्योस्टेसिस का तकरीबन हम हाफ चैप्टर जो है वो कर लेंगे, बाकी हाफ जो है वो फिर अगले टॉपिक अगले लेक्चर में होगा, लेक्चर 2 के अंदर। तो बेटा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल what is meant by homeostasis? Homeo means same, similar, stasis mean conditions। आप डिक्शनरी में देखेंगे कंडीशन भी लफ्ज है, और इक्विलिब्रियम अलॉन्ग पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी उसके लिए भी बोला जाता है स्टेसिस। तो होमोस्टेसिस क्या है, इसको डिफाइन करने से पहले जो है, इसके टॉपिक में जाने से पहले जो है वो कुछ बेसिक बातें जो है वो आपके जहन में होनी चाहिए। नंबर 1 पे एनवायरनमेंट। आपने आज केमिस्ट्री का जो है वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, उसमें भी मैंने ये डेफिनेशन लिखी, सराउंडिंग कंडीशंस विच सपोर्ट लाइफ। किसी भी ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द जो कंडीशंस पाई जाती हैं जो उसकी लाइफ को सपोर्ट करती हैं, वो उसका एनवायरनमेंट कहलाता है। तो अब जो है एनवायरनमेंट की 2 टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ पाई जाती है वो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। वो टेम्परेचर भी है, वो एयर में ह्यूमिडिटी भी है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स भी हैं, ठीक है ना जी, पैथोजेंस भी हैं, न्यूट्रिएंट्स भी हैं, बेनिफिशियल ऑब्जेक्ट्स भी हैं, पानी भी है, तो दरिया का पानी भी है, समुद्र का पानी भी है, इस तरह से हर चीज़ है, ठीक है ना जी। इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जो कंडीशंस हैं ये यूनिफॉर्म नहीं रहती, दे आर वेरिएबल, दे कीप ऑन चेंजिंग एवरी टाइम। बहरहाल उसके ऊपर बाद में मैं बात करता हूँ। इंटरनल एनवायरनमेंट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल बॉडी कंडीशंस जो है वो उसका इंटरनल एनवायरनमेंट है, ठीक है ना। उसका ब्लड का एनवायरनमेंट, उसके ऑर्गन्स के अंदर टिश्यूज के अंदर सेल्स, उनका एनवायरनमेंट। इसलिए हम इंटरनल एनवायरनमेंट को जो है वो आगे 2 कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड कर लेते हैं। इंटरसेलुलर एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट जो सेल्स के दरमियान में पाया जाता है, वो बॉडी कंडीशन जो सेल के दरमियान में है। और दूसरी किस्म कौन है? इंट्रासेलुलर, इन बिटवीन सेल्स, विद इन सेल। ये आप जानते हैं, आपने इंटरसेलुलर डाइजेशन भी पढ़ रखी है और इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी पढ़ रखी है। उसी तरह का है, आपने जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी पढ़ रखी हैं और इंट्रा भी पढ़ रखी हैं। तो इंटरसेलुलर इन बिटवीन सेल्स, यानी कि ऑर्गन्स, टिश्यूज, इनके दरमियान में जो भी एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो इंटरसेलुलर। और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में जो एनवायरनमेंट है, कंडीशंस हैं, वो इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट। अब बेटा जी अहम काम की बात, स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है? इसका प्लूरल स्टिमुलाई है। चेंजेस इन एनवायरनमेंट, चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, इसमें होने वाली तब्दीलियों को क्या कहते हैं? इनकी कंडीशंस में जो चेंजेस आती हैं उसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी में क्या कहते हैं? स्टिमुलस, ठीक है ना। तो अब जरा बात करते हैं थोड़ी सी होमोस्टेसिस को बड़े डिफाइन करने से पहले। आपकी किताब में ही एक शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है, पहली लाइन के अंदर, फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट पैराग्राफ में, ठीक है ना जी। Why a species has a specific set of internal environment?
कि एक स्पीशी का एक खास किस्म का इंटरनल इन्वायरमेंट क्यों होता है। हमारे ब्लड की एक केमिस्ट्री है, एक कंपोजिशन है, वो स्पीशी टू स्पीशी ऑलमोस्ट एक जैसी ही क्यों है। सबके ब्लड में ग्लूकोज का नॉर्मल रेंज 130 मिलीग्राम पर ml क्यों है। सबके ब्लड में 4 से लेके जो है 4 से लेके 4.5 मिलियन जो है रेड ब्लड सेल्स पर ml जो है वो क्यों है। तो ये तमाम ह्यूमंस के बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस के करीब करीब ही रहता है, ऐसा क्यों है, ठीक है ना जी। ये मैंने आपको कुछ थोड़ी सी एग्जांपल दी हैं ताकि आप समझ जाएं। तो बेटा जी असल बात ये है ऐसा क्यों है, बिकॉज वी हैव इवॉल्व्ड आवर इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट। हमने अपने इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट को एवोल्यूशन से पैदा किया है, जल्दी जी कहती है, ठीक है ना जी, पैदा किया है टू सर्वाइव इन वेरियंग कंडीशंस in varying conditions of various conditions of surroundings or external environment। अब किताब में लिखा है कि हमने ये जो कंडीशंस कैसे हासिल की हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के जरिए से, ठीक है ना जी। एट वेरियस लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे हर सेल का अपना एक खास एनवायरनमेंट है, हर टिश्यूज का, हर ऑर्गन्स का, ऑर्गन सिस्टम्स का और होल बॉडी का अपना अपना एक मखसूस इंटरनल इन्वायरमेंट है। ये हमारी एवोल्यूशन के जरिए से हमने हासिल किया है। अब बेटा जी अगले पॉइंट की तरफ चलता हूँ। इंटरनल इन्वायरमेंट की बात करते हैं फ्लक्चुएशंस। फ्लक्चुएशंस मीन क्या होता है, फ्लक्चुएशंस मीन वेरिएशंस, तब्दीलियां, ठीक है ना जी। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो वेरिएशंस हैं वो बहुत एक्सट्रीम है। वो क्या है, टू मच एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा है। आप मिसाल के तौर पर सुबह 5 बजे का और तकरीबन सुबह अभी आज का रमजान मुबारक है, सुबह 3:30 का टेम्परेचर नोट करें और दिन का जो है वो 3:30 का टेम्परेचर नोट करें, यू विल सी देयर इज अ बिग डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर। सिमिलरली जो है देखें कि बारिश हो जाती है तो हवा में बहुत ज़्यादा नमी बढ़ जाती है, लेकिन अगले ही दिन जो है वो तेज़ धूप निकलती है तो नमी नहीं होती है। तो इन्वायरमेंट में चेंजेस बहुत एक्सट्रीम है, यकदम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पॉइंट्स, इंतहाई लो इंतहाई हाई वैल्यूज की तरफ हो जाती है। तो इतने एक्सट्रीम चेंजेस ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस में लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते होंगे, स्टिमुलस है, इस स्टिमुलस का वो क्या रिस्पॉन्स देते होंगे, वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में भी लिविंग कंडीशंस को एक्सट्रीमली चेंज करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करते। क्या होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट में जो कंडीशंस हैं, जो फ्लक्चुएशंस हैं होती हैं। अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वेरिएशंस आएंगी तो इंटरनल एनवायरनमेंट में भी वेरिएशंस आएंगी, ठीक है ना जी। लेकिन however these organisms resist and manages these changes by making adjustments। उन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आने वाली चेंजेस को वो मैनेज करते हैं, उनको एडजस्ट करते हैं और अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में होने वाली चेंजेस को एक नैरो रेंज में रखते हैं, ठीक है ना जी। किसमें रखते हैं, नैरो रेंज में, एंड thus protect their internal environment from the harms of fluctuations of external environment। तो बेटा जी अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को अंदर वेरिएशंस को एक नैरो रेंज में रखते हैं। तो वो फिनोमिना ऑफ लाइफ, वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, याद करें फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पहला पेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, वो फिनोमेना ऑफ लाइफ, वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाली एक्सट्रीम चेंजेस से प्रोटेक्ट करती है, वो कौन है, होमियोस्टेसिस। क्या है, होमियोस्टेसिस।
तो आए जरा होमोस्टेसिस की डेफिनेशन आपकी किताब से पढ़ते हैं। मैंने डेफिनेशन के आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दिया है कि ये डेफिनेशन एक्चुअली किस तरह की है। इट इज नॉट मैकेनिज्म टाइप डेफिनेशन हाउ होमोस्टेसिस वर्क्स। वी विल डिस्कस इन डिटेल्स हाउ होमोस्टेसिस वर्क्स, ठीक है ना जी। तो वो बाद में हम डिस्कस करेंगे होमोस्टेसिस का फंक्शन क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, होमोस्टेसिस का पर्पस क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उस बेस पर ये डेफिनेशन की गई है। मैं ये लाइंस आपकी किताब में से पढ़ देता हूँ क्योंकि यही डेफिनेशन आपको याद करनी है। द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज होम्योस्टेसिस। तो बड़ा जी, जिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इंटरनल एनवायरनमेंट होमोस्टैटिक कंडीशंस में रहती है वो हेल्थी करार दिया जाता है, हेल्थी। और जिसकी होमोस्टैटिक कंडीशंस अब नॉर्मल हो जाती हैं वो डिजीज्ड करार दिया जाता है। खैर ये हम बाद में बात करेंगे चैप्टर 27 में। आज फिलहाल होमोस्टेसिस की डेफिनेशन फिर पढ़ देता हूँ। द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज होमोस्टेसिस। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, डेफिनेशन के बाद इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है ना जी। तो बेटा जी इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, आपकी आखिरी लाइन में लिखा है होमोस्टेसिस कीप्स द इंटरनल फ्लक्चुएशंस इन ए नैरो रेंज with various control systems composed to wider, ठीक है ना जी। होमोस्टेसिस जो है वो नैरो कंडीशंस में रखती है इंटरनल एनवायरनमेंट को, नैरो रेंज में इंटरनल चेंजेस को रखती है नैरो रेंज में और मुख्तलिफ कंट्रोल सिस्टम्स के जरिए से। तो इंशाअल्लाह ताला एपिसोड 2 के अंदर हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन होमोस्टेसिस एंड कंट्रोल सिस्टम्स, यानी कंट्रोल सिस्टम्स किस तरह से जो है वो होमोस्टेसिस को अचीव करने में मदद करते हैं। तो बेटा जी मोस्टली अफेक्टेड, सेकंड पैराग्राफ शुरू हो गया है, मोस्टली अफेक्टेड कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल एनवायरनमेंट के 3 कंपोनेंट्स ज्यादातर जो है वो क्या होते हैं, मुतासर होते हैं। उनमें सबसे पहला जो है वो कौन है, वाटर, दूसरे नंबर पे सॉल्यूट्स साल्ट्स, तीसरे नंबर पे कौन है, टेम्परेचर, चौथे नंबर पे नाइट्रोजन वेस्ट का बॉडी में लेवल यानी अमाउंट जो है अगर ये ज्यादा हो रही होती है तो उसको बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है, और अगर जब कम हो रही है तो उसको फिर जो है वो मेंटेन भी कर लिया जा सकता है। पर ये वेस्ट है तो इसको अगर ये ज्यादा भी बाहर रिलीज हो जाए, बॉडी में कम भी हो जाए तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो खैर बड़ा जी कुछ एग्जांपल्स हैं, सम एग्जांपल्स ऑफ होमोस्टैटिक मैकेनिज्म्स। मैंने देखे सम लिखा है, हमारे बॉडी में बहुत सारे होमोस्टैटिक मैकेनिज्म्स हैं। ये नहीं ये 3 है जी, वो कंपोनेंट 3 है तो यही 3 है, नहीं, वैसे बहुत सारे हैं लेकिन मोस्टली जो ससेप्टिबल कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट के लिहाज से। सबसे पहले ऑस्मोरेगुलेशन, तीनों डेफिनेशंस आपकी किताब में मौजूद है। ऑस्मोरेगुलेशन की डेफिनेशन पढ़ता हूं, द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन जनरली बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरनमेंट, organisms and its environment of solute and gain and loss of water is called osmoregulation। यानी the mechanism of regulation of salts and water between organisms and environment is called osmoregulation। किसको कंट्रोल करना है, साल्ट और वाटर को, किन किन के दरमियान में, organisms और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के दरमियान में, is called osmoregulation। दूसरी डेफिनेशन excretion, the mechanism by which nitrogen waste are eliminated from the living organisms is called excretion। only कौन से waste, सिर्फ और सिर्फ nitrogen waste। whereas maintenance of internal body temperature within a tolerable range is designated as thermoregulation। तो आखिर में बेटा जब हमारी डेफिनेशन सारी होगी, येलो बॉक्स एक छोटा सा रह गया है, इस येलो बॉक्स को डिस्कस कर लें। तो वो क्या है, homeostasis is the central requirement in the maintenance of an organism, ठीक है ना जी। होमोस्टेसिस, अगर एक ऑर्गेनिज्म में होमोस्टैटिक मैकेनिज्म्स काम कर रहे हैं तो वो जिंदा है, अगर नहीं काम कर रहे हैं तो वो डिजीज्ड होगा, फिर वो मर भी सकता है, ठीक है ना जी। और ये होमोस्टेसिस में क्या होता है, इंटरनल बॉडी कंडीशंस में चेंजेस आती हैं, नैरो रेंज आती चेंजेस हैं, तो उन चेंजेस के जरिए से ऑर्गेनिजम्स
जो है वो सीख लेता है, अडॉप्ट करना शुरू कर देता है अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होने वाली चेंजेस को, इन द कांस्टेंट मुसलसल होने वाली चेंजिंग इन कंडीशन कंट्रीब्यूट, और ये अडॉप्टेशंस जो हैं उसको जो है वो एवॉल्व करने में भी हेल्प करती है। तो ये बड़ा ये आपका येलो बॉक्स था। इंशाल्लाह ताला एपिसोड 2 में हम होमोस्टैसिस का टॉपिक मुकम्मल कर देंगे। शुक्रिया, थैंक यू।